उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। एक बार तो उसका इरादा हुआ कि वो होटल एक्रीमिया चला जाए, लेकिन फिर वो ये सोच कर रुक गया कि वो उन्हें तो सिरे से पहचानता ही नहीं और ये भी हो सकता है कि वो मेकअप में हो, इसलिए उसने यही प्रोग्राम बनाया कि उनकी वापसी में यही इंतज़ार किया जाए। इतने में डोमिनिकन फोन बॉक्स से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर संजीदगी के तासुरात कुछ और गहरे हो गए थे। वो तेज तेज कदम उठाता लिफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया। जब लिफ्ट ऊपर चली गई तो इमरान अपनी जगह से उठा और दूसरी तरफ दूसरी लिफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया। उसे मालूम था कि डोमिनिकन तीसरी मंजिल पर गया होगा। दूसरी लिफ्ट से जब वो तीसरी मंजिल पर उतरा तो उसने गैलरी को खाली देखा। वहां कोई आदमी मौजूद ना था। इमरान ने इधर उधर देखा और फिर वो तेजी से आगे बढ़ा और कमरा नंबर 21 के सामने से गुजरा। दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा क्योंकि उसने कमरे के अंदर किसी को कराहते हुए सुना था और साथ ही हल्के से धमाके की आवाज सुनाई दी थी। यूं लगता था जैसे किसी के सर पर चोट लगाई गई हो। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और कमरे से चंद फासले के कदम के फासले पर मौजूद एक बड़े से ड्रम जिसमें एक खूबसूरत फूलों वाला पौधा लगाया हुआ था के पीछे हो गया। उसकी छठी हिस्स जाग उठी थी। उसी लम्हे कमरा नंबर 21 का दरवाजा खुला और डोमिनिकन तेजी से बाहर निकला। उसने बड़ी तेज नजरों से इधर उधर देखा और एक बार फिर अंदर घुस गया। चंद लम्हों बाद दोबारा बाहर आया तो इमरान के हलक से एक तवील सांस निकल गया। उसके कांधे पर खावर लदा हुआ था। खावर की कनपट्टी पर एक गुम्बद सा उभरा हुआ था। वो बेहोश था। डोमिनिकन लिफ्ट की तरफ बढ़ने की बजाय तेजी से बैक डोर की तरफ बढ़ा जिस तरफ फायर ब्रिगेड के लिए एमरजेंसी सीढ़ियां नस्ब थी। डोमिनिकन दरवाजा खोलकर अंदर गायब हुआ तो इमरान तेजी से निकला और फिर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया। उसे मालूम था कि ये सीढ़ियां होटल के उकम में एक तंग सी गली में उतरती हैं। लिफ्ट के जरिए वो हाल में पहुंचा और फिर मेन गेट से निकलकर तकरीबन भागता हुआ पार्किंग की तरफ बढ़ा और चंद लम्हों बाद उसकी कार बिजली की सी तेजी से दौड़ती हुई होटल के कंपाउंड से बाहर निकली और पिछली गली की तरफ चल पड़ती गई। अभी इमरान की कार गली के सिरे तक पहुंची ना थी कि सफेद रंग की टोयोटा इस गली से बाहर निकली। ड्राइविंग सीट पर डोमिनिकन मौजूद था। इमरान ने मुंह फेर लिया और कार की रफ्तार आहिस्ता कर ली ताकि डोमिनिकन उसे पहचान ना सके। डोमिनिकन की कार बाएं तरफ मुड़कर तेजी से आगे बढ़ती चली गई। इमरान बड़ी एहतियात से इसका ताक़ुब कर रहा था। उसने रास्ते में ही नकली मूंछें होंठों पर लगा ली थी और अब बालों पर हाथ फेरकर उनका अंदाज बदल दिया था। अब डोमिनिकन सरसरी नजरों से उसे ना पहचान सकता था। डोमिनिकन जिस अंदाज में कार चला रहा था उससे साफ जाहिर था कि वो ताक़ुब की तरफ से पूरी तरह होशियार है। वो खामखा मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर चकराता फिर रहा था, लेकिन चूंकि ये शहर इमरान का अपना था इसलिए इमरान बजाय गलियों में उसके पीछे घुसने के साथ वाली गलियों से होता हुआ इसके ताक़ुब में चलता रहा। और फिर डोमिनिकन की कार मेहरबान कॉलोनी के मेन रोड की तरफ मुड़ गई और इमरान ने एक तवील सांस लिया क्योंकि अब वो समझ गया था कि मंजिल मकसूद आ गई है। क्योंकि मेहरबान कॉलोनी शहर की इख्तितामी कॉलोनी थी। उसके बाद सड़क और आगे ना जाती थी। मेहरबान कॉलोनी में खासी ट्रैफिक मौजूद थी, इसलिए इमरान को कोई फिक्र ना थी। वो एहतियात से चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। वैसे जिस आसानी से खावर डोमिनिकन के हत्थे चढ़ गया था उस पर इमरान को बेहद अफसोस हुआ था और उसने फैसला कर लिया था कि खावर को इस नाअहली की ऐसी सजा देगा कि आइंदा किसी को इस तरह की नाअहली की जरूरत ना हो सकेगी। डोमिनिकन की कार एक सफेद मार्बल की कोठी के गेट पर रुकी और फिर जब इमरान उसके करीब पहुंचा तो इस वक्त गेट खुला और कार अंदर बढ़ती चली गई। इमरान कार आगे बढ़ाए ले गया और फिर काफी आगे जाकर उसने कार की ब्रेक लगाई और साइड पर रोकी और नीचे उतर आया। कार का दरवाजा लॉक करके वो वापस मुड़ा और फिर साइड की गली से होता हुआ इस कोठी के उकम में पहुंच गया। कोठी की पुश्त पर दीवार खासी ऊंची थी और उस पर बिजली की तारें नस्ब थी। इस तरह बाकायदा हिफाजत का इंतजाम किया गया था। इमरान ने इधर उधर देखा, फिर उसकी नजरें मुलिका कोठी की दीवार पर जम गई। मुलिका कोठी की दीवार छोटी थी और वहां से आसानी से इस कोठी में कूदा जा सकता था। इमरान आगे बढ़ा और फिर एक ही जम में वो मुलिका कोठी की दीवार पर चढ़ गया। ये कोठी ज़ेरे तामीर थी और इस वक्त उसकी तामीर रुकी हुई थी, इसलिए वहां कोई फर्द मौजूद ना था। इमरान इस दीवार से होता हुआ दोनों कोठियों के दरमियान की दीवार पर आ गया और दूसरे लम्हे उसने अंदर पैरों के बल छलांग लगा दी और हल्का सा धमाका हुआ और इमरान पहाड़ के पीछे दुबक गया। लेकिन चंद लम्हों तक जब कोई रद्द-ए-अमल ना हुआ तो इमरान आहिस्ता से आगे बढ़ा और फिर इमारत की पुश्त की तरफ बढ़ता चला गया। इमारत में खामोशी तारी थी। यूं लगता था जैसे वहां कोई फर्द मौजूद ना हो। लेकिन डोमिनिकन की कार इमरान के सामने इस कोठी में दाखिल हुई थी। इमरान साइड में से होता हुआ इमारत के फ्रंट की तरफ बढ़ा तो पोर्च में उसे डोमिनिकन की कार खड़ी नजर आ गई। पोर्च में उसे किसी की आहट सी सुनाई थी और इमरान चौकन्ना हो गया। उसने बड़ी एहतियात से कदम आगे बढ़ाया और एक जैली सतून की आड़ में हो गया। बरामदे में एक लंबा तड़ंगा नौजवान हाथों में स्टीन गन उठाए खड़ा था। वो पूरी तरह चौकन्ना और होशियार नजर आ रहा था।
हेलो साथी, मैंने मैडम और सर को फ़ोन कर दिया है, वो अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं। अचानक डोमिनिकन ने बरामदे से निकलकर बरामदे में खड़े हुए नौजवान से कहा, बेहतर जनाब, मैं फाटक खोल दूंगा, लेकिन कोड तो पूछना ही होगा। नौजवान ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ ज़रूर, ये तो लाजमी है। डोमिनिकन ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और फिर वापस मुड़ गया। इमरान उल्टे कदमों वापस मुड़ा और फिर दोबारा इमारत की पुश्त पर आ गया। दूसरे लम्हे वो पानी के मोटे पाइप पर चढ़ता हुआ छत पर पहुंच गया। छत से नीचे जाने वाली सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला हुआ था। इमरान सीढ़ियां उतरता हुआ दरमियानी मंजिल में आया, फिर दरमियानी बालकनी में दाखिल हो गया। उसने बालकनी में मौजूद हर खिड़की से नीचे झांका और फिर वो एक खिड़की के पास रुक गया। ये खिड़की एक बड़े से कमरे में खुलती थी और कमरे के दरमियान में एक काउच नुमा बेड पर खावर लेटा हुआ था। उसका जिस्म रस्सियों से बांध दिया गया था। साथ ही एक कुर्सी पर डोमिनिकन बैठा हुआ था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था और वो खामोश बैठा खावर को देख रहा था। इमरान वहीं खिड़की के पास जम गया। उसने कोट की अंदरूनी जेब से अपना रिवॉल्वर निकाला और फिर खिड़की के पट को आहिस्ता से धकेला। पट थोड़ा सा खुलता चला गया। अब इमरान कमरे में होने वाली गुफ्तगू भी आसानी से सुन सकता था और अंदर मौजूद किसी भी शख्स का निशाना भी ले सकता था। लेडी एशले और तिर्मिज़ी कमरे में दाखिल हुए। उनके पीछे डोमिनिकन बड़े मौतबाना अंदाज में चल रहा था। वो दोनों कमरे में दाखिल होते ही खावर के काउच के पास जाकर रुक गए। खासा सेहतमंद नौजवान है, इसे बेहोश करने में तो खासी परेशानी हुई होगी। लेडी एशले ने डोमिनिकन से मुखातिब होते हुए कहा, नहीं मैडम, ये तो बिल्कुल ही बूदा निकला है। ये राहदारी में टहल रहा था कि मैं कमरे के अंदर आ गया और फिर दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ा हो गया। जैसे ये दरवाजे के सामने आया, मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे अंदर घसीट लिया और फिर दूसरे हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का दस्ता उसकी कनपट्टी पर मार दिया और ये बौदा तो पहले ही तार में टैं हो गया। डोमिनिकन ने बड़े फखरिया लहजे में जवाब देते हुए कहा, बहुत खूब, अब उसे होश में ले आओ ताकि उससे पूछें कि ये किसका कारिंदा है और ये X2 कौन है। दूसरी तरफ से तिर्मिज़ी ने बड़े रोबदार लहजे में कहा। डोमिनिकन अदब से सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। फिर उसने खावर को थप्पड़ मारने के हाथ बढ़ाया ही था कि खावर ने खुद ब खुद ही आंखें खोल दी और डोमिनिकन का हाथ फिजा में ही उठा रह गया। खूब, बड़े मौके पर होश आया है उसे, लेडी एशले ने मुस्कुराते हुए कहा। डोमिनिकन भी हंसता हुआ पीछे हट गया। खावर बड़ी हैरत भरी नजरों से लेडी एशले, तिर्मिज़ी और डोमिनिकन को देख रहा था। जब उसे ये समझ ना आ रही थी कि वो किन लोगों में पहुंच गया है, फिर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन रस्सियों की वजह से वो उठने में कामयाब ना हो सका। आराम करो मिस्टर खावर, हम नहीं चाहते कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो। इतना बता दो कि ये X2 कौन है और उसका हदूद राबिया क्या है। लेडी एशले ने मुस्कुराते हुए खावर से मुखातिब होकर कहा, X2 ये क्या होता है? खावर ने बड़े एतमीनान भरे लहजे में कहा, यही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। और सुनो, हमारे सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सच उगलवाना भी जानते हैं। लेडी एशले ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, X2 मकामी सीक्रेट सर्विस का सरबराह है और मैं सीक्रेट सर्विस का मेंबर हूँ। खावर ने यूं जवाब दिया जैसे वो किसी को इंटरव्यू दे रहा हो और खिड़की के ऊपर बैठे हुए इमरान की आंखों में यकलख्त गुस्से के चिराग जल उठे। उसे खावर से इतना गिर जाने की कभी भी तवक्को ना थी। ओह, तो तुम सीक्रेट सर्विस के मेंबर हो, तुम्हें हमारी निगरानी के लिए X2 ने भेजा था। लेडी एशले ने चौंकते हुए कहा। उसके चेहरे पर हैरत के आसार थे। हाँ, उसी ने भेजा है। वो तुम्हारी तमाम नकलो हरकत से बखूबी आगाह है और ये भी सुन लो कि उसे कुछ छुपा नहीं रह सकता। खावर ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर X2 ने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? तिर्मिज़ी ने सवाल करते हुए कहा। X2 ने कहा था कि मैं तुम दोनों की मुख्तलिफ कौमीती जोड़ी को जल्द से जल्द अपने हेडक्वार्टर में देखना चाहता हूँ। खावर ने बड़े एतमीनान भरे लहजे में जवाब दिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तिर्मिज़ी ने पूछा। अगर तुम लोग मेरे साथ चलने का वादा करो तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं। खावर ने जवाब दिया, नहीं, तुम इसका पता बताओ, हम खुद वहां पहुंच जाएंगे। लेडी एशले ने कहा, सॉरी, इसका मुझे हुक्म नहीं है। खावर ने बड़े एतमीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओह, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमारे सामने इनकार करो। तुम हमें नहीं जानते, हम तो नाम सुनते ही लोगों की ज़बानें गंग हो जाती हैं। लेडी एशले ने करख्त लहजे में कहा, हो जाती होंगी। खावर ने जवाब दिया। उसके लहजे में गहरा इत्मीनान था। डोमिनिकन। लेडी एशले ने तेज लहजे में मुड़कर पीछे खड़े हुए डोमिनिकन से मुखातिब होकर कहा, यस मैडम। डोमिनिकन ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया। इससे बताओ कि हम कौन हैं? लेडी एशले ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, यस मैडम। डोमिनिकन ने जवाब दिया और दूसरे लम्हे उसने हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर बड़ी फुर्ती से जेब में रखा और दूसरी जेब से एक तेज धार खंजर निकाल लिया। वो खंजर हाथ में पकड़े खावर की तरफ बढ़ने लगा। खावर इसी तरह एतमीनान से काउच पर लेटा हुआ उसकी तरफ देख रहा था। डोमिनिकन काउच के करीब पहुंचकर रुका और दूसरे लम्हे उसका खंजर वाला हाथ तेजी से उठा। खंजर की नोक का रुख खावर की दाईं आंख की तरफ था, मगर इससे पहले कि खंजर नीचे आता, खावर के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो काउच समेत बाएं तरफ गिरा। उसके साथ ही काउच उड़ता हुआ दूसरी तरफ खड़े डोमिनिकन से पूरी कुव्वत से टकराया और डोमिनिकन काउच की तरफ खाकर चीखता हुआ पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। लेडी एशले और तिर्मिज़ी अभी हैरत के झटके से संभले भी ना थे कि खावर जो रस्सियों
से आज़ाद हो चुका था, उड़ता हुआ इन दोनों से बैक वक्त टकराया और वो दोनों ही चीखते हुए बिजली पिछली दीवार से जा टकराए। खावर ने बड़ी फुर्ती से कलाबाजी खाई और दूसरे लम्हे फट से उठते हुए डोमिनिकन पर जा गिरा। उसने डोमिनिकन का बाजू पकड़कर उसे यूं फिजा में उठा लिया जैसे बच्चा किसी खिलौने को उठाता है, और फिर डोमिनिकन चीखता हुआ उठने की कोशिश करते हुए लेडी एशले और तिर्मिज़ी दोनों से जा टकराया और वो तीनों एक बार फिर फर्श पर जा गिरे। उसी लम्हे खावर ने इंतहाई फुर्ती से अपने पैर को जोर से फर्श पर मारा तो उसके बूट की टो से एक तेज छुरी बाहर निकल आई। डोमिनिकन ने इस बार जेब से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, मगर खावर की लात पूरी कुव्वत से हरकत में आई और डोमिनिकन की जबरदस्त चीख से कमरा गूंज उठा। खावर के बूट की टो में मौजूद छुरी पूरी कुव्वत से डोमिनिकन की शहरक में घुसती चली गई। खावर ने एक झटके से लात वापस खींची, मगर इसी लम्हे उसका सितारा भी गर्दिश में आ गया, क्योंकि तिर्मिज़ी ने फर्श से ही उछलकर छलांग लगाई और खावर जो अपनी टांग खींच रहा था उसकी सद में आकर पुश्त के बल जमीन पर गिरा। तिर्मिज़ी ऐन उसके ऊपर गिरा और साथ ही तिर्मिज़ी ने पूरी कुव्वत से खावर की नाक पर टक्कर मारी, लेकिन खावर ने दूसरे लम्हे उसे वापस उछाल दिया, लेकिन उसकी नाक से खून बह रहा था। तिर्मिज़ी को उछालते ही खावर बिजली की सी तेजी से उठा, मगर उसी लम्हे लेडी एशले ने जेब से छोटा सा रिवॉल्वर निकाल लिया था। उसने खावर पर गोली चला दी, लेकिन खावर एक लम्हा पहले अपनी जगह से हट चुका था और गोली बिल्कुल उसके करीब से होकर निकल गई। फिर उससे पहले कि लेडी एशले दूसरी गोली चलाती, खावर ने उल्टी कलाबाजी खाई और उसका जिस्म हवा में उड़ता हुआ लेडी एशले की तरफ बढ़ा। लेडी एशले ने फुर्ती से रिवॉल्वर का रुख बदला। वो शायद उसे फिजा में ही मार गिराना चाहती थी, लेकिन खावर तो इस वक्त अपने अरूज पर था। उसका जिस्म फिजा में ही रुख बदल गया। इस बार भी निशाना खता हो गया और खावर के दोनों पैर फट से उठकर खड़े होते हुए तिर्मिज़ी के सीने पर इस जाविये से पड़े कि खावर का बाकी जिस्म बाईं तरफ मुड़ गया, जबकि इसके पैरों का रुख दाएं तरफ को हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि तिर्मिज़ी सीने पर ज़रब खाकर लेडी एशले से यूं टकराया जैसे गुंबद दीवार से टकराती है और दोनों के हलक से चीखें निकल गई। लेडी एशले के सर की पुश्त पूरी कुव्वत से पिछली दीवार से जा टकराई और उसका जिस्म बेहिस्सो हरकत होता चला गया, जबकि तिर्मिज़ी मुंह के बल फर्श पर गिरा और खावर ने सरब लगाकर दोनों हाथ फर्श पर रखे और एक बार फिर उसका जिस्म कलाबाजी खाकर फिजा में लोटन कबूतर की तरह पलटा और उसके दोनों पर पूरी कुव्वत से मुंह के बल फर्श पर पड़े तिर्मिज़ी के पुश्त पर पड़े और इसके साथ ही खावर का जिस्म सीधा खड़ा होता चला गया। तिर्मिज़ी के मुंह से जबरदस्त चीख निकली। वो तड़प कर सीधा हुआ। उसी लम्हे खावर ने एक और जंप लगाया और इस बार उसके दोनों पैर तिर्मिज़ी के सीने पर पड़े और तिर्मिज़ी की चीख के साथ साथ सांस भी घुटता चला गया। इसका जिस्म खुद ब खुद सीधा होता गया। उसके मुंह के किनारे से खून की लकीरें बह निकली। अब खावर एक तरफ खड़ा जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर फतहमंदी के आसार मौजूद थे। डोमिनिकन हलाक हो चुका था, जबकि लेडी एशले बेहोश पड़ी थी और शायद तिर्मिज़ी भी खत्म हो चुका था। वेल्डन खावर, वेल्डन, तुमने सारा गिला शिकवा दूर कर दिया। अचानक खिड़की में से इमरान की आवाज़ सुनाई थी और खावर इमरान की आवाज़ सुनते ही बुरी तरह उछला। उसकी नज़रें फौरन ही खिड़की की तरफ उठी, लेकिन खिड़की में कोई मौजूद ना था। खावर हैरत से दूसरी खिड़कियों की तरफ देखने लगा। उसने इमरान की आवाज़ वाज़े तौर पर सुनी थी, लेकिन इमरान की शक्ल उसे नजर ना आई। वो यूं सर पर हाथ फेरने लगा जैसे उसे अपनी दिमागी सेहत पर शक होने लग गया हो। उसने यही समझा कि मुसलसल उठक बैठक की वजह से उसके कान बजने लगे हों। चनाचा वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर पहली बार उसे दरवाज़ा देखकर एहसास हुआ कि कमरा साउंड प्रूफ है और उसने एक तवील सांस लिया। अब उससे ख्याल आ रहा था कि आखिर किसी और ने मुदाखलत क्यों नहीं की। खावर तेजी से पीछे हटा और उसने लेडी एशले वाला रिवॉल्वर उठाया और फिर दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे का हैंडल दबाकर उसे खींचा तो भारी दरवाज़ा भी आवाज़ अंदाज में खुलता चला गया और बाहर गैलरी में आ गया। ये गैलरी आगे जाकर मुड़ गई थी। खावर रिवॉल्वर हाथ में पकड़े आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, लेकिन अभी वो मोड़ तक ना पहुंचा था कि अचानक बाहर साइलेंसर लगे रिवॉल्वर के हल्के से खटकी की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही एक इंसानी चीख भी उभरी और फिर ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई नीचे गिरा हो। खावर उछलकर आगे बढ़ा और फिर मोड़ मोड़ते वो ठटक गया। दूसरे लम्हे उसके हलक से एक तवील सांस निकल गया। सामने हाथ में स्टेन गन संभाले इमरान खड़ा मुस्कुरा रहा था। ओह, तो आपकी असली आवाज़ थी। मैं समझा कि मेरे कान बजने लगे हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे पहुँच गए? खावर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दरअसल तुम्हारी कारकर्दगी देखने आया था और यकीन करो जो काम तुमने दिखाया है इसने मेरा दिल खुश कर दिया है। मेरी मेहनत तुम पर रायगा नहीं गई, वरना जिस तरह तुम आसानी से अगवा होकर आए थे मेरा दिल चाहता था कि तुम्हें उल्टा लटका कर गर्म पानी में डुबकियां दूं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, हमारा बॉस तो हमसे काम नहीं लेता, वरना हम भी हैं आदमी काम के। खावर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए तो काम नहीं लेता होगा। काम के आदमी से काम लेना तो बहादुरी नहीं, हम जैसे अनाड़ियों से काम लेना ही असल बहादुरी है। इमरान ने कहा और खावर पे इख्तियार हंस पड़ा। ओह, आपने तो सारा फलसफा ही उलट दिया। खावर ने कहा, बाहर सिर्फ एक आदमी था, उसे मैंने गिरा दिया है। मैंने सोचा कि खावर थक गया होगा, अब उसे ज्यादा काम ना लिया जाए।
इमरान ने कहा और फिर तेजी से चलता हुआ इस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा जिसमें लेडी एशले, तिर्मिजी और डोमिनिकन पड़े हुए थे। दरवाजा बंद था। इमरान ने दरवाजे को धकेला और फिर स्टीन गन लिए अंदर पहुंच गया। खावर इसके पीछे था, मगर अंदर दाखिल होते ही इन दोनों की आंखें हैरत से फैलती चली गई। बंद कमरे में सिर्फ डोमिनिकन की लाश पड़ी हुई थी। लेडी एशले और तिर्मिजी दोनों गायब थे। इमरान बेख्तियार अपनी खोपड़ी पर हाथ फेरने लगा। बात वाकई ही उसकी रेडीमेड खोपड़ी से बालातर थी। कमरे में सिर्फ इस दरवाजे के अलावा और कोई दरवाजा ना था। खिड़कियां इतनी ऊंची थी कि वहां तक बगैर किसी मजबूत सहारे की कोई पहुंच ना सकता था। फिर ये दोनों कहाँ गायब हो गए? ये क्या हुआ? ये लोग कहाँ गए? खावर की अटकती हुई हैरत से लड़खड़ाती हुई आवाज निकली। जमीन निकल गई होगी या फिर तो जिन्नों से लड़ते रहे हो। इमरान एक तवील सांस लेते हुए कहा। फिर इमरान और खावर दोनों ने कमरे के फर्श और दीवार के एक एक चप्पे को ठोंक बचा कर देखा। शायद कोई तहखाना या छोट दरवाज़ा हो, क्योंकि उसके सिवा और कोई तस्वुर ही पैदा ना होता था। लेकिन 1 घंटे की मुसलसल कोशिश के बावजूद वो सिवाय मायूसी के सुई बराबर भी रखना कहीं तलाश ना कर सके। मेरा ख्याल है कि अब हमें जासूसी छोड़कर इल्मे अरवाह सीख लेना चाहिए, वरना ये मुजरिम अगर इस तरह रूह बनकर निकल जाते रहे तो एक दिन हमारी रूह को भी साथ ले जाएंगे। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, आखिर ये हुआ कैसे? ये कहाँ गए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा वापस आने में चंद मिनट लगे होंगे। खावर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए तो कह रहा हूँ कि इल्मुल अरवाह सीख लें, फिर पता चलेगा। आओ अब बगले बजाते हुए फिलहाल वापस जाएं, इमरान ने कहा। लेकिन X2 को क्या जवाब दूंगा? उसने तो कभी यकीन नहीं करना। खावर ने कहा। मुझे गवाही में रख लेना, मैं हलफ लेकर गवाही दूंगा। इतना तो मैं कर सकता हूँ, आगे माने या ना माने यह X2 की मर्जी, इमरान ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकलता चला गया। अलबत्ता इसकी आंखों में उलझन के शदीद तरीन तासुरात मौजूद थे। ये कैसे मुमकिन है इमरान साहब कि वो दोनों इस तरह बंद कमरे से गायब हो जाएं? ब्लैक ज़ीरो ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। लेकिन मैं हैरत का अंसर भी था। अगर कहो तो बाकायदा हलफ उठाकर गवाही दूं, इमरान ने झुंझलाए हुए लहजे में जवाब दिया। ओह सॉरी सर, मेरा मकसद आपको झुंझलाना नहीं था, बल्कि मैं तो हैरत का इजहार कर रहा था, ब्लैक ज़ीरो ने माजरत ख्वाना लहजे में कहा। तुमसे ज़्यादा हैरत में पहले ही खर्च कर चुका हूं। बहरहाल वो आदमी कहाँ है जिससे मेरे फ्लैट से लाया गया था? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। गेस्ट रूम में मौजूद है, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। गेस्ट रूम की स्क्रीन ऑन करो, फिर उसे चेक करना चाहता हूं मैं, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। ब्लैक ज़ीरो खामोशी से उठकर दीवार पर लगे हुए एक स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गया। उसने स्विच बोर्ड के निचले हिस्से में लगे हुए एक बटन को दबाया तो स्विच बोर्ड किसी ढक्कन की तरह खुलता चला गया। अंदर दूसरे रंगों और मुख्तलिफ अंदाज के स्विच लगे हुए थे। ब्लैक ज़ीरो ने एक स्विच को ऑन किया और ढक्कन दोबारा बराबर कर दिया। फिर वो दोबारा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। इस बार उसने मेज़ के किनारे पर लगा हुआ एक बटन ऑन किया तो सामने दीवार पर 20 इंच चौड़ी एक स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर चंद लम्हों तक जमाके से होते रहे। फिर एक कमरे का मंजर उभर आया। कमरे के दरमियान बॉथम फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। इसे अब तक होश नहीं आया। इमरान के लहजे में हैरत थी। मैंने उसे TS की डबल डोज दे दी है ताकि ये होश में आकर हंगामा ना करे, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। ओ ठीक है, चलो इसी तरह सही, उसे ऑपरेशन रूम में उठा लाओ। TS की डबल डोज के बाद काम आसान हो जाएगा, इमरान एक तवील सांस लेते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। स्क्रीन ऑफ कर दो, ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। हाँ ऑफ कर दो, इमरान ने कहा। फिर वो खुद ही उठकर खड़ा हो गया। वो बेहद उलझा उलझा दिखाई दे रहा था। शायद लेडी एशले और तिर्मिजी के इस तरह गायब हो जाने से वो जहनी तौर पर उलझ गया था। ब्लैक ज़ीरो जब दरवाजे से बाहर निकलकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया तो इमरान तेज तेज कदम उठाता हुआ ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद ब्लैक ज़ीरो ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो उसके कांधों पर बॉथम लदा हुआ था। इमरान के इशारे पर उसने उसे एक बड़ी मशीन के साथ मुंसलिक काउच पर लेटा दिया और इमरान के साथ हाथ तेजी से हरकत में आ गए। इसने मशीन के साथ मुंसलिक एक कंट्रोप हुक से निकाला और इसे बॉथम के सर और चेहरे के गिर्द फिट कर दिया। उसके बाद बाकी तारें भी इसने बॉथम के मुख्तलिफ अज़ा के साथ लगा दी। इसके बाद वो मशीन के साथ दीवार में नस्ब एक अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी खोलकर उसमें से इंजेक्शन सेट निकाला। एक सब्ज रंग के महलूल से पुर शीशी अलमारी के एक खुफिया खाने से निकालकर उसने उसे सुरंज पर भरा और फिर उसे बॉथम के बाजों में इंजेक्ट कर दिया। महलूल और इंजेक्शन सेट वापस अलमारी में रखने के बाद काउच के साथ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया और उसने मशीन का ऑपरेशन स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन होते ही मशीन में जिंदगी की लहर सी दौड़ गई और बहुत से छोटे बड़े बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे। डायलों पर सुइयां हरकत करने लगी और मशीन के ऊपर नस्ब एक बड़ी सी स्क्रीन तेज झमाके के साथ रोशन हो गई और इस पर आड़ी तिरछी लहरें दौड़ने लगी। इमरान की नजरें अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर थी। ब्लैक ज़ीरो इमरान के पीछे खामोश खड़ा था और इस मशीन के बारे में अच्छी तरह जानता था। इस मशीन की मदद से टारगेट की लाशऊर को बड़े इत्मीनान से खंगाला जा सकता था। चंद लम्हों बाद इमरान ने एक तवील सांस लिया और फिर एक और बटन ऑन कर दिया।
इस बटन के ऑन होते ही मशीन में हल्की सी गूंज पैदा हुई और उसके साथ ही बॉथम के जिस्म को झटका सा लगा। इमरान ने मशीन के एक हुक में फंसा हुआ एरियल टाइप माइक उतारा और उसे हाथ में उठाकर उसने उसकी साइड पर लगा हुआ बटन दबा दिया। तुम्हारा नाम, इमरान ने स्पॉट लहजे में कहा। दूसरे लम्हे स्क्रीन पर अंग्रेजी में बॉथम एंड यू के अल्फाज उभर आए। बॉथम का शऊर सो चुका था और इमरान का राब्ता बराह रास्त उसके लाशऊर से हो गया था। कौमियत, इमरान ने सवाल किया। पुर्तगिश, जवाब मिला। किस तंजीम से मुतल्लिक हो? इमरान मुसलसल सवाल किए जा रहा था। उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी जहां बॉथम का लाशऊर जवाब दे रहा था। पावरलैंड, जवाब दिया गया। कब से पावरलैंड से मुतल्लिक हो? 6 साल से, जब से पावरलैंड कायम हुई है। पावरलैंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? जज़ायर फिनलैंड के शुमाल मशरिक में। बॉथम ने जवाब दिया। पावरलैंड के मंसूबे क्या हैं? इमरान ने जोर देकर पूछा। पूरी दुनिया पर हुकूमत, ऐसी हुकूमत जिसमें सवाल ना हो, जवाब दिया गया। और इमरान इस अंदाज में सर हिलाया जैसे उसे पहले से ही इस जवाब की तवक्को हो। इसके लिए क्या तरीका कार इख्तियार किया गया है? इमरान ने सवाल किया। साइंसी बर्तरी की मदद से पावरलैंड की जदीद तरीन लेबॉर्ट्रियों में ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं जो दुनिया को पावरलैंड के कदमों में गिरने पर मजबूर कर दें। इंतहाई खौफनाक और जदीद तरीन हथियार जिनका तसव्वुर भी आम दुनिया के साइंसदान नहीं कर सकते। बॉथम ने जवाब दिया। पाकिस्तानी साइंसदानों को अगवा करके कहाँ पहुंचाया गया है? इमरान ने पूछा। पावरलैंड में। बॉथम ने मुख्तसर सा जवाब दिया। इनसे क्या काम लिया जाए? इमरान ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद सवाल किया। एक नया हथियार बनाया जा रहा है जिसे ई बम कहा जा रहा है। इस बम के तैयार होने के बाद पावरलैंड एक लम्हे में पूरी दुनिया के अफराद के जहन में अपने हक में तब्दील कर सकता है। पूरी दुनिया इस बम के इस्तेमाल के बाद पावरलैंड की जहनी गुलाम बन जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। उसने तफसील से जवाब देते हुए कहा। पावरलैंड का मुकम्मल हदूद राबिया, इस तक पहुंचने के रास्ते और इसके हिफाजती इंतजामात की तफसील बताओ। इमरान ने सवाल करते हुए कहा। पावरलैंड जज़ायर फिनलैंड के शुमाल मशरिक में है। इस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं और ये नाकाबिले तस्खीर है। बॉथम ने जवाब दिया। तफसील बताओ, इमरान ने गुस्सेले लहजे में कहा। तफसील सिर्फ डायरेक्टरान को मालूम है और बस। बॉथम ने जवाब दिया। तुम वहां कैसे आते जाते हो? इमरान ने अब दूसरे रुख से सवाल किया। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बस बॉथ में दाखिल होना होता है और फिर पावरलैंड आ जाता है। बॉथम ने जवाब दिया। बोथ में दाखिल होना होता है, क्या मतलब? इमरान ने उलझकर पूछा। फिनलैंड में बड़े फोन बोथ मौजूद हैं जहां टेलीफोन के लिए दाखिल होने के बाद पावरलैंड का आदमी पावरलैंड का नाम मुंह से अदा करता है और उसके बाद पावरलैंड में मौजूद होता है। बॉथम ने जवाब दिया। पावरलैंड का आदमी, क्या मतलब? इमरान ने ताजुब भरे लहजे में पूछा। पावरलैंड का शहरी, सिर्फ वही ट्रांसमिट हो सकता है इसके जिस्म में ऐसी रेस डाल दी जाती हैं, दूसरा आदमी ट्रांसमिट नहीं हो सकता। उसने कहा। तो क्या इंसान भी ट्रांसमिट हो सकते हैं? इमरान के चेहरे पर हैरत के वाज़े आसार मौजूद थे। हाँ, ये पावरलैंड की खसूसी इजाद है। जिस तरह आवाज़ ट्रांसमिट होकर रेडियो और दूसरे आलात पर सुनाई देती है और तस्वीर ट्रांसमिट होकर टेलीविज़न पर दिखाई देती है, इस तरह इंसान भी बिजली की लहरों में तब्दील होकर वहाँ पहुँच जाते हैं। बॉथम ने तफसील बताते हुए कहा और इमरान यूँ सर हिलाने लगा जैसे अब असल बात उसकी समझ में आई हो। क्या इन बोझ से हटकर भी ट्रांसमिशन हो सकती है? इमरान ने चंद लम्हों तक सोचने के बाद पूछा। डायरेक्टरान अपने आप को खुद बगैर किसी आले के ट्रांसमिट कर सकते हैं, बाकी के लिए वो जब चाहें उन्हें ट्रांसमिट कर सकते हैं। बॉथम ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, सुई डेंजर तक पहुंच चुकी है। अचानक पीछे खड़े ब्लैक जीरो ने कहा। ओ अच्छा, बंद करो, ऐसा ना हो कि इसका दिमाग ही फट जाए। इमरान ने माइक ऑफ करते हुए कहा। ब्लैक जीरो तेजी से मिशन की तरफ बढ़ा और फिर उसने मशीन बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक मशीन में एक हल्का सा धमाका हुआ और मशीन खुद ब खुद बंद हो गई। इसके साथ ही इमरान और ब्लैक जीरो ये देखकर हैरत से उछल पड़े कि अचानक काउच पर पड़ा हुआ बॉथम गायब हो गया था। उसके सर पर मौजूद कंटोप अब काउच पर पड़ा था और जिस्म के दूसरे हिस्सों से लिपटी हुई तारें काउच से नीचे लटक रही थी। ओह, ये कहाँ गया? ब्लैक जीरो की ताजुब भरी आवाज सुनाई दी। ट्रांसमिट हो गया है यार, तरीका तो खूब निकाला है इन्होंने। ना रेल का सफर, ना तकलीफ, ना हवाई जहाज के एयरलॉक के धचके, ना लंबों के धक्के, बस बैठे बैठे और लेटे लेटे ट्रांसमिट हो जाओ। वाह, मजा आ गया, इमरान ने चहकते हुए कहा और ब्लैक जीरो चौंक कर इमरान को देखने लगा। इमरान के उलझे और संजीदा चेहरे पर एक बार फिर वही असली शगुफ्तगी और जिंदा दिली लौट आई थी। शायद तिरमिजी और लेडी एशले के गायब होने से जो बोझ उसके जहन पर पड़ा था, उसकी वजह पता चल जाने के बाद वो बोझ उतर गया था।
वैसे है तो हैरत अंगेज, इसका मतलब तो है कि ऑपरेशन रूम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ये बात नहीं, बॉथम ने बताया था कि पावरलैंड के हर शहरी के जिस्म में वो रेस दाखिल कर लेते हैं, इसलिए जब चाहे वो उन्हें ट्रांसमिट कर सकते हैं। इमरान ने वापस मीटिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये तो अच्छा हुआ कि बड़ी देर बाद उन्हें ट्रांसमिट करने का ख्याल आया, वरना ये भी तो हो सकता था कि वो गेस्ट रूम से ही ट्रांसमिट हो जाता और आप मेरी गर्दन पकड़ लेते। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, तुम्हारी गर्दन से तो मुझे मालूमात ना मिल सकती थी, कम से कम बुनियादी मालूमात तो मिल ही गई हैं। वैसे भी बॉथम अब हमारे लिए बेकार था, खौमखा हलाक करना पड़ता, खुद ही दफा हो गया। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, अब आपका क्या प्रोग्राम है? मीटिंग रूम में पहुंचने के बाद ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। फिलहाल तो मैं सोना चाहता हूं, शायद ख्वाब में पावरलैंड का महल वकू नजर आ जाए, दुआ करना। इमरान ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। ब्लैक ज़ीरो सर हिलाता हुआ रह गया। वो समझ गया था इमरान अभी कुछ बताना नहीं चाहता। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजे हुए कमरे के दरमियान बेड पर तिरमिजी पड़ा हुआ था। उसका पूरा जिस्म पट्टियों से लिपटा हुआ था और अलबत्ता उसकी आंखें और चेहरा खुला हुआ था और वो होश में था। लेडी एशले कमरे में भूखी शेरनी से अंदाज में बड़ी बेचैनी से टहल रही थी। उसका चेहरा गुस्से और झुंझलाहट की शिद्दत से मसक हो चुका था। मैं पूरे मुल्क को बमों से उड़ा दूंगी, मैं पाकिशिया की ईंट से ईंट बजा दूंगी। लेडी एशले ने इंतहाई गुस्सेले अंदाज में दांत पीसते हुए कहा, तुमने पहले भी हमाकत की थी और अब भी हमाकत करोगी। तिरमिजी ने कमजोर सी आवाज में जवाब देते हुए कहा, मैंने हमाकत की है? वो कैसे? लेडी एशले ने गुस्सेले लहजे में कहा और बेड की साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। देखो डियर, ये हमाकत नहीं तो और क्या है कि एक आदमी के लिए पावरलैंड के 2 डायरेक्टर बगैर किसी तैयारी के वहां पहुंच गए। हमारी तंजीम इतनी बड़ी है कि हमारे एक इशारे पर हुकूमतों के तख्ते उलट सकते हैं। फिर क्या ज़रूरत थी कि हम दोनों वहां भागे चले जाते? तिरमिजी ने जवाब दिया, तुम्हारी बात दुरुस्त है तिरमिजी, वाकई मुझसे हमाकत हुई है। मैं तो दरअसल हेनरी मालकम के कहने पर चली गई थी। हेनरी मालकम ने कहा था, ये शख्स इमरान दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान है। लेडी एशले ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा, और है भी ऐसा ही। अब तुम खुद अंदाजा करो कि एक आदमी जो वहां की सीक्रेट सर्विस का मेंबर है, बंधा हुआ हमारे सामने पड़ा है। उसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन जब वो हरकत में आता है तो डोमिनिकन कत्ल हो जाता है। मैं मरने के करीब पहुंच जाता हूं, तुम रिवॉल्वर रखने के बावजूद नाकारा हो जाती हो। ये सिर्फ एक आदमी की कारकर्दगी है जो सिर्फ सीक्रेट सर्विस का आम सा मेंबर है। और अब तुम खुद अंदाजा करो, अगर तुम्हें अचानक होश ना आ जाता और तुम अपने आप को और मुझे ट्रांसमिट करके यहाँ ना ले आती तो हमारा क्या हशर होता। पावरलैंड जो दुनिया पर हुकूमत करने का मंसूबा बना रहा है, एक पसपांदा मुल्क की सीक्रेट सर्विस के आम से मेंबर के हाथों खत्म हो चुका होता। तिरमिजी ने बड़बड़ाने के से अंदाज में जवाब देते हुए कहा, वाकई ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं, इंतहाई खतरनाक, मेरे तस्वुर से भी ज़्यादा खतरनाक। हेनरी मालकम सच कहता है। अब मुझे हेनरी की बातों पर यकीन आ गया है। लेडी एशले ने ढीले लहजे में जवाब देते हुए कहा, और अब तुम गुस्से में आकर एक और हमाकत करने चली हो। तुम पाकिशिया की ईंट से ईंट बचाना चाहती हो। इससे क्या होगा? हम एक फजूल मिशन में उलझ जाएंगे, हमारे असूल मंसूबे बेधरे के धरे रह जाएंगे। हमें क्या ज़रूरत है इनसे उलझने की? जो साइंसदान हमें चाहिए थे वो हमारे पास पहुँच चुके हैं, और ये लोग चाहे कितने ही ज़हीन हों पावरलैंड में दाखिल तो नहीं हो सकते। तो फिर? तिरमिजी ने जवाब दिया, वो दरअसल फितरतन इंतहाई ठंडे मिजाज का आदमी था, और चूंकि बुनियादी तौर पर कारोबारी आदमी था, इसलिए हर मामले को 2 जमा 2 4 के अंदाज में सोचने का आदी था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हम इंतकाम ना लें, पाकिशा को भूल जाएं? ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी फितरत के खिलाफ है। मैं तो उनकी बोटियां कुत्तों से नुचवाना चाहती हूँ। लेडी एशले ने भड़क कर जवाब दिया, ले लो इंतकाम, किसी पार्टी को इशारा कर दो, वो हमारी तरफ से इंतकाम ले लेगी। पावरलैंड के पास हजारों की तादाद में नामी गरामी मुजरिम पेशावर कातिल पर रहे हैं, आखिर वो कब काम आएंगे? तिरमिजी ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि लेडी एशले को जवाब दी थी कि लंबा तड़ंगा और कवि हेकल जिस्म वाला आदमी कमरे में दाखिल हुआ। इसने कापुआ अंदाज का लिबास पहना हुआ था, उसके चेहरे पर खशूनत के आसार वाज़े थे। क्या हुआ हेनरी, बॉथम का पता चला? लेडी एशले ने आने वाले को देखते ही चौंक कर कहा, हाँ, ना सिर्फ पता चल गया है बल्कि मैंने उसे ट्रांसमिट भी करा लिया है। अभी वो करंटीना में पड़ा है, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाएगा। हेनरी ने खुश्क लहजे में जवाब देते हुए कहा और दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारा क्या हाल है तिरमिजी? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच निकले, वरना जिस हालत में तुम पहुंचे थे तुम्हारी जिंदगी महाल थी। हेनरी ने बेड पर पड़े हुए तिरमिजी से मुखातिब होकर कहा, वाकई हेनरी, मैं खुद हैरान हूं कि मैं आखिर बच कैसे किया। बहरहाल शुक्रिया, तिरमिजी ने मुस्कुराते हुए कहा।
शुक्रिया लेडी एशले का अदा करो जो बर वक्त तुम्हें ले आई है, हेनरी ने हंसते हुए कहा और तिरमिजी भी हंस पड़ा। अब ये मोहतरमा तो खार खाए बैठी है, कहती है मैं पाकिस्तान की ईंट से ईंट बचा दूंगी, पूरे पाकिस्तान को बमों से उड़ा दूंगी, और मैं उससे समझा रहा हूँ कि हमें बराह रास्त इन चक्रों में मुलविस होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे आदमी सब काम संभाल लेंगे। तिरमिजी ने कहा मैं मैडम के जज्बात अच्छी तरह समझता हूँ, मेरा भी यही हशर हुआ था, जी चाहता था या इमरान की बोटियां नुचवा डालूं या खुदकुशी कर लूं, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला था। हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा इमरान की बात मत करो, उसे तो बॉथम ने खत्म कर दिया होगा, हमें तो उसकी सीक्रेट सर्विस ने परेशान कर दिया है। लेडी एशले ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा यह आपकी भूल है मैडम, इमरान अगर बॉथम जैसे आदमियों के बस का होता तो अब तक करोड़ों बार मर चुका होता। बॉथम की तो हैसियत ही कुछ नहीं, बड़े बड़े नामवर मुजरिम इसका बाल भी बाका नहीं कर सके। और रही पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस तो वो पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक तंजीम समझी जाती है, और आपको इल्म होना चाहिए इसका रू रवां भी इमरान है, क्योंकि सीक्रेट सर्विस का सरबराह X2 कभी किसी के सामने नहीं आया और ना ही वो कभी फील्ड में काम करता है। हेनरी माल्कम ने जवाब देते हुए कहा तो फिर हम आखिर इंतकाम कैसे ले सकते हैं? क्या पावरलैंड एक पसमानदा मुल्क की सीक्रेट सर्विस से खौफजदा होकर दुबक कर बैठ जाए? लेडी एशले ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा बेहतर तो यही है कि हम उन्हें ना छेड़ते, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। अब यकीनन सीक्रेट सर्विस और इमरान पावरलैंड की राह पर लग चुका होगा। अब आप खामोशी भी हो जाए तो वो खामोश नहीं बैठेगा, वो अब पावरलैंड की तह तक पीछा करेगा, ये उसकी फितरत है। हेनरी माल्कम ने जवाब दिया क्या कह रहे हो हेनरी, तुम पावरलैंड के डायरेक्टर होकर ऐसी बातें कर रहे हो, पावरलैंड की तौहीन कर रहे हो। लेडी एशले इस पर चढ़ दौड़ी हकीकत बयान कर रहा हूँ मैडम, जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि जज्बात में आकर हम अपना सब किया कराया ख़त्म कर बैठे। हम अब संजीदगी से इस मसले से निपटना होगा, कोई ख़ास मंसूबा और प्लानिंग बनाकर। हेनरी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा हेनरी दुरुस्त कह रहा है डियर, हमें इन छोटे छोटे मिसाइल में उलझने की बजाय बड़े मिशन पर नजर रखनी चाहिए। तिरमिजी ने हेनरी की तायद करते हुए कहा मुझे अब चैन नहीं आ सकता जब तक मैं इंतकाम न ले लूं, भरपूर और पूरा खौफनाक इंतकाम। इसके लिए तरीकाकार क्या होना चाहिए इसे मुझे गर्ज नहीं, लेकिन बगैर इंतकाम लिए मैं नहीं रह सकती, मुझे एक लम्हा भी चैन नहीं आएगा। लेडी एशले ने पैर पटकते हुए कहा मैडम इंतकाम वाली बात आप मुझ पर छोड़ दें, मेरा भी पुराना हिसाब इमरान के साथ मौजूद है, मैं खुद उसका मंसूबा बना लूंगा। हेनरी ने उसे टालने के लिए कहा नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है ताकि मुझे तस्कीन होती रहे। लेडी एशले ने जिद करते हुए कहा हेनरी अब ये बात नहीं आएगी, बेहतर यही है कि इसका काम कर दो, कोई ऐसा मंसूबा बनाओ कि इसका इंतकाम भरपूर अंदाज में पूरा हो सके। तिरमिजी ने हेनरी से मुखातिब होकर कहा ठीक है, वाकई अब ये ज़रूरी हो गया है, वरना मैडम को चैन नहीं आएगा। हेनरी ने हंसते हुए कहा। फिर इससे पहले कि लेडी एशले इसकी बात का जवाब देती दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। यस कम इन, हेनरी ने ऊंची आवाज़ में कहा और दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और बॉथम सर झुकाए अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था, यूँ लगता था जैसे उसके जिस्म से तमाम खून निचोड़ लिया हो। तुम्हारे साथ क्या हुआ बॉथम, क्या इमरान कत्ल हो गया है? लेडी एशले ने बॉथम को देखते ही चीख कर कहा सॉरी मैडम, मुझसे सिर्फ इतनी गलती हुई कि मैंने दरवाज़ा खुलते ही उसे गोली नहीं मार दी, बल्कि तस्दीक करने लगा और फिर मेरे सितारे गर्दिश में आ गए। वो माफूकुल फितरत कुव्वतों का मालिक है मैडम, उसने मुझ पर काबू पा लिया। बॉथम ने सर झुकाते हुए कमज़ोर से लहजे में कहा उसने तुमसे मालूमात हासिल करने की कोशिश की होगी। हेनरी ने सख्त लहजे में कहा उसे मालूमात हासिल करने की ज़रूरत ही ना थी, उसे मैडम और मिस्टर तिरमिजी के मुतलिक पूरी मालूमात हासिल थी। उसे मालूम था कि पावरलैंड क्या है, उसे ये भी मालूम था कि मैडम और मिस्टर तिरमिजी होटल सिल्वर सैंड में मौजूद हैं। वो सिर्फ पावरलैंड का हदूद राबिया जानना चाहता था। बॉथम ने जवाब दिया उसे वहाँ हमारी मौजूदगी का इल्म था, ये कैसे हो सकता है? लेडी एशले के लहजे में बेपनाह हैरत थी। Like, comment, share, press the bell icon